हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग के लिए BHDE 101 जो कि हिंदी गद्य है, इसका सीरीज लेके चल रहे हैं। इससे पहले काफ़ी वीडियो अपलोड है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका वो वीडियो का तैयारी करके आप जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपकी तैयारी अच्छी खासी रहेगी और आपको अच्छा नंबर आ सकता है। आप उन प्रश्नों को देख के जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम दो प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न तो रेखाचित्र तथा स्मरण से रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न है जीवनी और आत्मकथा से रिलेटेड। तो ये वीडियो देख के आपको 20 नंबर ला सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपको 10-10 नंबर का पूछा जाता है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीटेड आया हुआ है। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रेखाचित्र तथा स्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखाचित्र और स्मरण में क्या अंतर है, उनको स्पष्ट करना है इस प्रश्न में। और ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड होता आ रहा है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि उठा के देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखा ही होगा, क्योंकि काफ़ी बार ये लगभग 8 से 10 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर का जो भी हम 5 साल का उठाए हैं तो सभी में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर विस्तार से। देखिए, रेखाचित्र और स्मरण परस्पर मिलती जुलती विधाएं हैं जिनमें भेदक रेखा खींच पाना कठिन है। मतलब कि ये दोनों जो है मिलती जुलती विधाएं हैं, इनको अलग करना कठिन होता है। देखिए, पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार प्रायः प्रत्येक स्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक स्मरण लेखक भी। यही कारण है कि दोनों में विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। अनुपातिक दृष्टि से व्यक्तिकता एवं तटस्थता को देखकर ही यह निर्णय किया जाता है और स्मरण में आत्मपरकता ज़्यादा पाई जाती है। रेखाचित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व नहीं उभरता, जबकि स्मरण में लेखक का अपना व्यक्तित्व भी प्रकारांतर में आ जाता है। देखिए, ये जो है एक तरह से आपको मोटा मोटी समझा है। आइए आप इसको विस्तार से जानते हैं कि रेखाचित्र और स्मरण में आप क्या अंतर या कैसे समझ सकते हैं, रेखाचित्र क्या होता है और स्मरण क्या होता है। आइए जानते हैं। देखिए, रेखाचित्र अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी, और यदि लेखक के मन में भविष्य का कोई चित्र है तो उसका भी हो सकता है। स्मरण अतीत का ही हो सकता है, वर्तमान या भविष्य का नहीं। देखिए, रेखाचित्र जो है आपके वर्तमान, अभी जो चल रहा है वर्तमान, भविष्य और जो पास्ट में बीत गया है उसका भी आप रेखाचित्र बना सकते हैं। ठीक, मगर जब स्मरण होता है तो पीछे वाला, आपके जीवन के पीछे जो घटना घटित हुआ है उनका ही सिर्फ हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा, ये चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। स्मरण में लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो चुके हैं। उसे, देखिए, स्मरण में जो है लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो आपके पास्ट में घटित हो चुका है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अपनी कल्पना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं है। स्मरण में जो है अपनी कल्पना से आप कुछ भी उसमें जोड़ नहीं सकते। आपके पास्ट में जो घटित हुआ है उसी को लेखक सामने रखता है। रेखाचित्र में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। रेखाचित्र में जो है इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। रेखाचित्र में लेखक के निजी व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं होता। स्मरण में लेखक के निजी विचार किसी न किसी प्रकार आ ही जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध उसके अपने जीवन से होता है। देखिए आगे, विस्तार स्मरण की विशेषता है। प्रसंगों को याद करते समय लेखक उन्हें रुचिकर बनाकर प्रस्तुत करता है और कहानी कहने के लहजे का उपयोग करता है। इससे वर्णन में फैलाव आता है। कम से कम शब्दों का उपयोग कर पाठ रखने की कला को रेखाचित्र में महत्व है। अनावश्यक विस्तार रेखाचित्र को बेढंगा बना
देता है। अनावश्यक विस्तार जो है यदि आप करिएगा रेखा चित्र में, इसको बेढंगा बना देता है, मतलब कोई एक क्रम वाइज नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, रेखा चित्र में वर्णन इतना सुगठित और प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि उसका चित्र पाठक के सामने उपस्थित हो जाए, ऐसा लगे कि किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र आंखों के सामने है। शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने के इस गुण को चित्रात्मकता कहते हैं। यह रेखा चित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। वास्तव में रेखा चित्रकार को रेखा चित्रकार का कम शब्दों के द्वारा चित्रों की श्रृंखला प्रस्तुत करने का है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, स्मरण कभी जीवनी के निकट चला आता है। देखिए, स्मरण जो है जीवनी के निकट आ जाता है। इसी वीडियो में हम जीवनी के बारे में बताएंगे। देखिए, जीवनी के निकट आ जाता है क्योंकि जो ये है पास्ट के चीज़ों को रखता है, लेखक लिखने का कोशिश करता है, इसलिए ये जीवनी के निकट आ जाता है। देखिए, कभी आत्मकथा के याद लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को याद करता है तो वह आत्मकथा के निकट आ जाता है, और यदि अन्य व्यक्ति के साथ घटी घटनाओं को याद करता है तो वह जीवनी के निकट पहुंच जाता है। जीवनी और आत्मकथा आप समझ लिए, और ये जो है इन दोनों के निकट आ जाता है। स्मरण जो है इन दोनों के निकट आ जाता है। मुख्य बात यह है कि इसमें लेखक या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का कोई पक्ष सामने अवश्य आता है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वह वर्णन इस प्रकार करता है कि मानो बीती घटनाओं को याद कर रहा हो। देखिए आगे। देखिए, हिंदी में महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों के संग्रह अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन बताते हैं तो वहाँ पे लेखक जरूर आप यदि क्वेश्चन आपको आया है एग्जाम में तो लेखक जरूर आप वहाँ पे प्रस्तुत कीजिएगा, क्योंकि बिना लेखक का जो है यदि आप स्मरण और रेखाचित्र आप बता रहे हैं और लेखक का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूरा नहीं होता। लेखक का जरूर जिक्र करिएगा। इसलिए जब भी कोई भी क्वेश्चन बताते हैं हम वही ये BHDE 101 का हिंदी गद्य का, वहाँ पे लेखक का भी जिक्र करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी लेखक का जिक्र कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा सा यहाँ पर भी हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों के संग्रह अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथी आदि का विशेष महत्व है। इनके अतिरिक्त बनारसी दास चतुर्वेदी का सेतुबंध, श्री राम शर्मा का प्राणों का सौदा, रामवृक्ष बेनीपुरी का मोटी की मूर्तें तथा मील का पत्थर उल्लेखनीय रेखाचित्र है। ये सब जो है रेखाचित्र इनके द्वारा लिखा गया है। आप जो क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर लिखिएगा तो इनका जरूर जिक्र करिएगा क्वेश्चन मतलब उत्तर में। ठीक है। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों को लेकर विद्वानों के बीच कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें स्मरण कहने के पक्ष में है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उनका तर्क है कि महादेवी वर्मा ने जिन पात्रों और घटनाओं को लिया है वे उनके जीवन में आए हुए वास्तविक पात्र और घटनाएं हैं, लेकिन महादेवी वर्मा ने जिस तटस्थता के साथ संक्षिप्त रूप में है या पात्रों और घटनाओं का चित्रात्मक अंकन किया है वह उनकी रचनाओं को रेखाचित्र के समीप लाता है। वस्तुतः महादेवी के रेखाचित्रों में स्मृति चित्र तथा स्मरण दोनों समाहित हो जाते हैं। महादेवी ने स्मरणात्मक शैली में ही रेखाचित्र अधिक लिखे हैं, जिनको बहुत से आलोचक स्मरण मानना अधिक उपयुक्त समझते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, हिंदी में राहुल संकृत्यान की बचपन की स्मृतियाँ, प्रकाश चंद्र गुप्त की पुरानी स्मृतियाँ, विनय मोहक शर्मा की रेखा और रंग, कन्हैयालाल मिश्र
प्रभाकर की जिंदगी मुस्कुराई, शांति प्रिय द्विवेदी की स्मृतियाँ और कृतियाँ, विष्णु प्रभाकर की कुछ शब्द, कुछ रेखाएं उल्लेखनीय स्मरण है। तो रेखाचित्र और स्मरण समझ लिए। आइए जीवनी और आत्मकथा के बारे में जानते हैं वो क्या होता है। देखिए, आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर तथा समानताएं बताएं। आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताना और समानताएं भी बताना है। क्या होता है आत्मकथा और जीवनी, क्या होता है? देखिए, आत्मकथा और जीवनी क्या होता है आपको इस प्रश्न से पता चल जाएगा, और ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसका तैयारी यदि आपको लिखना है तो आप इस वीडियो देखेंगे तो आपको यह प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं। जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो है अपने बारे में स्वयं लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। जबकि अगर कोई लेखक किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत करता है तो इसे जीवनी कहते हैं। यदि कोई अदर व्यक्ति किसी के बारे में लिख रहा है तो उसे जीवनी कहते हैं। जो खुद के बारे में खुद से लिखे उसे आत्मकथा कहते हैं, और उसको जब किसी लेखक के द्वारा लिखा जाता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आइए, आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है, जबकि जीवनी का नायक लेखक स्वयं नहीं कोई अन्य व्यक्ति होता है जिसके जीवन को आधार बनाकर जीवनी लिखी जाती है। देखिए, आत्मकथा में लेखक अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है, अपने अतीत का विश्लेषण करता है, इसलिए उसे बाहरी सामग्री की तलाश नहीं करनी पड़ती है। जबकि जीवनी लेखक के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। जीवनी लेखक जिसकी जीवनी लिखता है उसे उससे उसका निकट का संपर्क हो तो वह अपने चरित्र नायक के जीवन की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग करता है। जब जीवनी किसी के बारे में लिखता है कोई लेखक तो क्या क्या आधार बना सकता है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला आधार है संबंधित चरित्र नायक पर लिखित पुस्तकों या लेखों का। यदि कोई इसके द्वारा मतलब उस जब लेखक लिख रहा है तो उसके संबंधित जो भी पुस्तक लिखा गया है उससे पहले तो उसको पढ़ के वहाँ से कुछ जानकारी संग्रहित कर सकता है। दूसरा है चरित्र नायक द्वारा लिखित डायरी, पत्रों आदि का। यदि उसके द्वारा कोई पत्र या डायरी लिखा है तो वहाँ पर से उसका जानकारी ले सकता है। तीसरा देखते हैं, चरित्र नायक के समकालीनों के स्मरणों का, मतलब उसके समकालीन जो लिखा गया है कोई भी पुस्तक तो वहाँ से भी जानकारी ले सकता है। तीसरा है संबंधित स्थानों के भ्रमण से प्राप्त तथ्यों का। चौथा है पांचवा है किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी का। तो जीवनी लिखने का जो आधार आप मान ले सकते हैं तो इन सब से आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, आत्मकथा और जीवनी में कुछ समानताएं भी है। आत्मकथा और जीवनी लिखने के लिए यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं ली जाए, किंतु इनमें हृदय को छूने वाली अथवा जीवन में मोड़ लाने वाली घटनाओं का समावेश आवश्यक है। इनमें चरित्र नायक के जीवन की प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी की अपेक्षा रहती है, इसलिए कल्पना और कृत्रिमता के लिए इनमें कोई स्थान नहीं होता है। साहित्य के अन्य रूपों के समान आत्मकथा और जीवनी की शैली भी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जीवन में घटित घटनाओं के क्रम का भी इन विधाओं में ध्यान रखना होता है। दूसरे शब्दों में घटनाएं उसी क्रम में लिखी जानी चाहिए जिस क्रम में वे घटी हो। आत्मकथा और जीवनी यदि प्रभावपूर्ण शैली में लिखी गई हो तो वे उपन्यास की भांति रोचक हो सकती है। देखिए, उपन्यास क्या होता है इनका भी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उपन्यास क्या होता है, उपन्यास कैसे लिखा जाता है, इन सारी चीज़ों, उपन्यास का प्रमुख उपन्यास कौन है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम दिए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि नया वर्ड नहीं है आपके लिए। यदि आप मेरा वीडियो देख के आए होंगे यहाँ तक तो आप उपन्यास के बारे में समझ गए ही होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैन कवि बनारसी दास द्वारा लिखित अर्ध
कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो जैन कवि द्वारा बनारसी दास के द्वारा जो लिखा गया है सबसे पहला आत्मकथा जो है अर्धकथानक है, जो हिंदी में लिखा गया था। आधुनिक युग में इस विधा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जगबीती से की है। अंबिका दत्त व्यास की मित्र वृत्तांत, बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी, राजेंद्र बाबू की आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, प्रवास की डायरी, भवानी दयाल सन्यासी की प्रवासी की आत्मकथा, राहुल संकीर्त्यान। देखिए राहुल संकीर्त्यान के बारे में भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। आइए आगे देखते हैं। देखिए आपको जो ये लेखक बताया है ये सारे जो है आत्मकथा का लेखक है। आत्मकथा मतलब कौन कौन क्या लिखा है उनके बारे में बताया है कि मेरी जीवन यात्रा आदि हिंदी के उल्लेखनीय आत्मकथाएं हैं। देखिए जीवनी के कौन मतलब प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। देखिए जीवन साहित्य की महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कृतियां हैं, जैसे प्रेमचंद। घर में प्रेमचंद के बारे में जो लिखी है वो शिवरानी देवी है। महाप्राण निराला, इनके बारे में जो लिखा है गंगा प्रसाद पांडेय। कलम का सिपाही जो लिखा है अमृत राय। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना भाग 2 रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो देखिए आपको जीवनी और आत्मकथा के बारे में समझा दिए और रेखाचित्र और स्मरण के बारे में समझा दिए इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये प्रश्न बताएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। देखिए कौमुद महोत्सव एकांकी का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रश्न आपको बताएंगे। ये प्रश्न आपको 10 से 15 नंबर का आ सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद।